हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निफ्टी के बातचीत। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो भी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर और एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे निफ्टी के लेवल शेयर करता हूँ। आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर इसकी कीजिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इस आने वाले हफ्ते के लिए मार्केट में कौन कौन सी न्यूज काम कर सकती है। इसमें हमने न्यूज को दो सेगमेंट में डिवाइड किया है, गुड न्यूज और बैड न्यूज। पहले समझ लेते हैं कि इस हफ्ते के लिए मार्केट के लिए गुड न्यूज क्या क्या है। देखिए, गुड न्यूज की जो है हमारे यहाँ पे इस टाइम में बहुत कम है और बैड न्यूज बहुत ज़्यादा है हमारी मार्केट में इस टाइम। और ये नॉर्मली होता है, जब मार्केट गिर रहा होता है तो बैड न्यूज बहुत इकट्ठी होती है, जब मार्केट चढ़ रहा होता है तो गुड न्यूज बहुत इकट्ठी होती है। तो एनीवे चलो स्टार्ट करते हैं। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि CLS से ब्रोकरेज हाउस जो है यूएस का, उसने एक इंफॉर्मेशन शेयर की है कि FI नाउ आर ट्राइंग टू स्विच ओवर टू इंडिया फ्रॉम चाइना। मतलब वो ये रेगरेट फील करा रहे हैं कि चाइना जो डिसीजन था FI मूव करने का, वो डिसीजन गलत था। चाइना में वो वैल्यूशन नहीं मिल रहे हैं और ट्रम्प के आने के बाद चाइना को एक लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट की तरीके से नहीं देखा जा रहा है, तो वो अगेन इंडिया की तरफ स्विच ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये न्यूज वाकई में सच है और ऐसा होता है तो ये हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा, वी कैन नॉट से, बिकॉज सारे FI CLS से ब्रोकरेज के कंट्रोल में तो काम कर नहीं रहे। अब वो एक्चुअल में मेटलाइज होता है कि नहीं होता है और कब होगा ये देखा जाएगा। ये अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। दूसरी गुड न्यूज है कि मार्केट फिलहाल 200 EMA पे है। 200 EMA एक बहुत बड़ा सपोर्ट माना जाता है और उसको तोड़ना आसान नहीं माना जाता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 200 EMA इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है, इसलिए मार्केट ने उस दिन 200 EMA 23,480 से ही रिवर्स लिया और फिर ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगा। लेकिन ऊपर की तरफ भी मार्केट जा नहीं पा रहा है। लेकिन और दूसरी तरफ है कि 200 EMA भी मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है। 200 EMA तोड़ना आसान नहीं होता है। लेकिन आप इसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि 200 EMA हो या कोई और EMA हो, जो भी सपोर्ट लेवल होते हैं, अगर उसको मार्केट बार बार हिट करती है तो वो सपोर्ट लेवल कमज़ोर हो जाता है और फिर वो टूट जाता है। अगर काफ़ी दिन तक मार्केट बार बार उस पर हिट करती है, तो अभी 2 दिन से मार्केट इस पर हिट कर रही है 200 EMA पे। अब कल क्या होता है इसके ऊपर एक बारी डिस्कशन करेंगे। लेकिन मार्केट तो अभी 200 EMA से है और टेक्निकली 200 EMA पे जब भी मार्केट जाती है तो एक अच्छा बाउंस बैक लेती है और एवरीबॉडी वेटिंग फॉर दिस कि एक अब अच्छा बाउंस बैक आएगा और बाउंस बैक आने के बाद मार्केट अच्छा ऊपर जाएगी। तो टेक्निकली तो लगता है कि मार्केट इस पर एक स्पॉट लेना चाहिए और बाउंस बैक करना चाहिए। और ये जो बाउंस बैक होगा, जो मार्केट अभी गिरी है अप्रोक्सीमेटली 1800 पॉइंट, सॉरी 2800 पॉइंट के आसपास गिरी है, तो इसमें 20% इसका बन जाएगा हमारा 500-600 पॉइंट का रैली पॉसिबल है इस पर। मतलब 20% का रिट्रेसमेंट पॉसिबल होता है ऐसे में। लेकिन अभी होता है कि नहीं होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तीसरी गुड न्यूज है कि बैंक सेक्टर जो है अभी काफ़ी नीचे आ गया, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी करेक्शन हेल्दी हुई है। तो बैंकिंग सेक्टर मतलब ओवरऑल बैंक निफ्टी की जो पी की डिस्कशन करें तो वो 11 to 13 के रेंज में ट्रेड कर रही है। इसका कम पी होने के दो रीज़न है। एक तो Q2 के जो बैंक के नंबर आए हैं, प्राइवेट बैंक को चाहे PSU बैंक को, वो अच्छे आए हैं, जिसकी वजह से उनकी EPS बढ़ी है और EPS बढ़ी है तो एग्जिस्टिंग पी जो है वो कम हुई। दूसरा रीजन है कि मार्केट करेक्ट हुई है तो 52,000 से निफ्टी जब 50,000 पे आई है तो डेफिनेटली उसकी पी भी कम हुई है। तो एक ये गुड न्यूज इस सेंस में मानी जाती है कि बैंकिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज है अभी इन्वेस्टमेंट करने की। हम भी इस व्यू से एग्री करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं जिनमें अभी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जैसे कुछ शेयर्स ऐसे हैं बैंकिंग सेक्टर में जो अभी 45 न्यू शेयर्स F&O लिस्ट में इंक्लूड होने जा रहे हैं। उनमें कुछ बैंकिंग स्टॉक हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक है, यस बैंक है। इन बैंक्स में इन्वेस्टमेंट हमारे अपने पर्सनल व्यू से की जा सकती है। तो ये एक गुड न्यूज मानी जा रही है। अब हम बैड न्यूज़ की बात करते हैं। बैड न्यूज़ इतनी है कि उनको समेटना मुश्किल हो जाएगा और उसके आगे ये गुड न्यूज़ बहुत छोटी पड़ेगी। जैसे अभी 23,400 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो हालांकि वो चीज़ स्टार्ट हो चुकी है कि MTF में लोगों ने जो बाइंग की हुई थी मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग,
उसके अगेंस्ट में जो बाइंग की होती है, जब मार्केट शेयर गिरने लगता है 20% शेयर प्राइस फॉल होने के बाद, जैसे अगर किसी ने मान लीजिए कोई शेयर 1,000 रुपये में बाई किया है एमटीएफ फंडिंग के अंदर और वो शेयर 800 रुपये आ जाएगा, तो ब्रोकरेज उसको ऑटोमेटिकली स्केयर ऑफ करना शुरू कर देगा। इसे बोलते हैं हम पैनिक सेलिंग। तो वो पैनिक सेल जो है 23,400 के नीचे आनी चालू हो जाएगी, जब अभी हालांकि स्टार्ट हो चुकी है लेकिन वो जोर पकड़ेगी 23,400 के नीचे। दूसरी बैड न्यूज़ है कि यूएस का जो जॉबलेस क्लेम डाटा है वो एक्सपेक्टेशन से कम आया है, जिसका मतलब वहाँ पे नौकरी बढ़ी है। जब जॉब बढ़ रही है, इकोनॉमी सही चल रही होती है, जीडीपी बढ़ रही होती है, तो इंटरेस्ट रेट को कट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या फेड इंटरेस्ट रेट कर पाएगा, दिसंबर में कट करेगा या नहीं करेगा। तीसरी चीज़ ये आ रही है बैड न्यूज़ जो है, अभी फ्राइडे को देखिए तो यूएस मार्केट बहुत लोअर पॉइंट पर डाउन हुई है और स्पेशली आईटी सेक्टर उनका बहुत नीचे डाउन हुआ है। नैस्डैक 400 पॉइंट्स के ऊपर नीचे था। अब यूएस डॉलर इंडेक्स अपने लगातार हाई पे चल रहा है, 106 को क्रॉस कर गया है, और अगर ये 103 के ऊपर रहेगा तो ये इंडियन रुपी को वीक करता रहेगा, और इंडियन रुपी वीक रहेगा तो इंडिया का इंपोर्ट महंगा होता रहेगा। और अभी जो लास्ट वीक की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग $27 बिलियन ट्रेड डेफिसिट इंडिया का बढ़ा है, जिससे ये पता चलता है कि इंडिया में मैक्सिमम कंपनी इंपोर्ट पे डिपेंडेड है, या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से जैसे ही डॉलर रेट अप्रिशिएट होगा, रुपी डेप्रिशिएट होगा, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। ये लास्ट वीक में $27 बिलियन बढ़ गया है एक ही वीक में। तो उससे क्या होगा कि इंडियन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम होनी चालू हो जाएगी। नेस्ले के चेयरमैन ने अभी एक बयान दिया है कि मिडिल क्लास जो है श्रिंक कर रही है। उन्होंने ये बयान क्यों दिया है? उन्होंने बयान ये दिया है कि हमारा जो कंजम्पशन रेट ग्रोथ आया है वो 3.5% का आया है। इसके चलते एफएमसीजी सेक्टर्स की सेल बहुत कम हो रही है, चाहे वो ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, गोदरेज कंज्यूमर हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, डाबर हो, मैरिको, सभी की आप देखेंगे तो सेल श्रिंक कर रही है। सेल क्यों श्रिंक कर रही है कि इंडियन जो मिडिल क्लास है वो श्रिंक कर रही है। मिडिल क्लास के अंदर दो रेंज होती है, दो क्लास होती है, आपको पता होगा, एक अपर मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास। तो जो लोअर मिडिल क्लास है, जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता था, वो श्रिंक कर रही है। तो उसकी वजह से उसके पास इनकम कम हो रही है, इनकम डिस्पैरिटी इंडिया में बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर पहले से है और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है लगातार। इसकी वजह से कंजम्पशन हमारी लगातार कम हो रही है। हमारी कंजम्पशन का ग्रोथ रेट जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आया है वो 3.5% आया है, एंड सेविंग जो मिडिल क्लास की है वो 5 ईयर से लोअर पे आई है। तो अगर इन दोनों का सम करें तो वो इनकम के बराबर होना चाहिए। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि कंजम्पशन प्लस सेविंग शुड बी इक्वल टू इनकम, मीन्स जीडीपी। तो अगर इन दोनों का टोटल 7 है दैन इट्स वेल एंड गुड, बट इन दोनों का टोटल 7 तो लग नहीं रहा। तो इसका मतलब जीडीपी जो 7 दिख रही है वो एक्चुअल में या तो इतनी नहीं है, या वो आने वाले टाइम में कम आती नजर आएगी। तो ये भी एक क्वेश्चन एफआई के दिमाग में बना हुआ है, क्या वाकई में इंडिया के अंदर जीडीपी इतनी है? क्योंकि कंजम्पशन ग्रोथ रेट कम है, सेविंग कम हो गई है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांसेस कम है, और एक जीडीपी अगर कम है तो दिस मीन्स ये सीरियस प्रॉब्लम है। अब जीडीपी ना बढ़ने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग के एक लेवल के बढ़ने के एक्सपेक्टेशन थी जो कि नहीं बढ़ी है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि जीडीपी हमारी कम हुई हो। अब आपको इसके बीच में ये बता दें कि अगर आप सेल्स साइड में एफएमसीजी के अलावा देखें, ऑटोमोबाइल के अंदर, ऑटोमोबाइल में 4 व्हीलर के डीलर्स के पास ह्यूज इन्वेंट्री पड़ी है, ह्यूज इन्वेंट्री, वो ऑल टाइम हाई पे है, और वो इस पोजीशन में नहीं लग रहे हैं कि वो इस इन्वेंट्री को इस ईयर एंड तक भी क्लियर कर पाएंगे, जबकि उनको ये इस ईयर एंड तक सारी इन्वेंट्री क्लियर करनी पड़ेगी। यू नो कि उस पर एक मैन्युफैक्चरिंग ईयर होता है, उसके बाद वो मॉडल सेकेंड हैंड मान लिया जाता है, इसलिए उनको वो सारी इन्वेंट्री इस ईयर एंड मीन 31 दिसंबर 2024 से पहले क्लियर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए उनको होता है हाई डिस्काउंट देने पड़े, और वो हाई डिस्काउंट कौन देगा? हाई डिस्काउंट कंपनी उनको रिम्बर्स करेगी, तभी तो वो देंगे। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, फोर व्हीलर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने वाली है। जबकि एसयूवी सेगमेंट में सेल अच्छी है, तो महिंद्रा को हो सकता है इससे इम्पैक्ट ना पड़े, एम को, लेकिन हुंडई, मारुति और टाटा मोटर को इससे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। टू व्हीलर के अंदर बात करते हैं तो बजाज ऑटो ने भी टू व्हीलर की सेल अक्टूबर मंथ में लो रिकॉर्ड की है, डिक्रीज मतलब रिडक्शन रिकॉर्ड की है। तो इस क्वार्टर के नंबर टू व्हीलर के भी अच्छे आते नज़र नहीं आ रहे हैं, और उनके भी डीलर्स के पास यही हाल है कि उनके डीलर के पास ह्यूज इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जिसको क्लियर करने में बहुत डिफिकल्टी फेस करने वाले हैं वो लोग। अब एफआई की बात करते हैं तो एफआई ऑलरेडी 1,20,000 करोड़ का माल सेल कर चुका है, और स्टिल दे हैव 12 लाख करोड़ ऑफ होल्डिंग।
उन्होंने 10% माल बेचा है और हमारी मार्केट 10% नीचे आ गई है, जबकि उनका मार्केट में स्टेक 18% के आसपास का है। और 18% की जो होल्डिंग करता है उसने अपना 10% स्टेक बेचा, ओवरऑल मार्केट 10% गिर गई। दिस मीन्स बाकी लोगों ने भी माल बेचा है, तो कहीं ना कहीं वैल्यूशन वाकई में स्ट्रेस्ड है। और अगर वो इसमें 10% और निकालने लग जाएंगे तो मार्केट कैप का सोचिए क्या हाल होगा, तो मार्केट कहाँ तक आ सकती है। तो उनके 12 लाख करोड़ का माल बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो इसका 10% भी निकालने लग गए तो मार्केट बहुत नीचे आएगी, क्योंकि अब जो सेकंड फेज में सेलिंग आएगी वो पैनिक सेल आएगी। अभी तक जो सेल आ रही थी वो नॉर्मल सेल थी, इसके बाद जब भी सेल आएगी, क्योंकि अब एफआई की सेल भले ही कम हो जाए लेकिन रिटेलर्स की सेल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। साथ में इस सेल में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डीआई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज अक्टूबर के अंदर म्यूचुअल फंड की रिटर्न नेगेटिव आई है। भले ही सिप अपने रिकॉर्ड पे हाई आई है, 25,000 करोड़ की सिप आई है, लेकिन उनकी रिटर्न नेगेटिव है, उनके वैल्यूशन कम होते जा रहे हैं। और अगर ये सेल चलती रही तो उनके वैल्यूशन बहुत कम होंगे, जिसके चलते उनको भी सेल में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। तो फिर ये एक पैनिक सेल सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। और जितने भी HNI वगैरह जो फंडिंग एंगेज में भी बाइंग करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनके केस में पैनिक सेल बढ़ेगी और उनके वॉल्यूम बहुत हाई होते हैं, तो उस वजह से सेल बहुत ज़्यादा होने के चांस है। अब इन सबसे बड़ा खतरा एक और है एसेट क्वालिटी का। आपने जितनी भी NBFC देखी होगी, जैसे बजाज फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प, इन सब कंपनियों की एसेट क्वालिटी बहुत गिरे हैं। क्यों गिरे हैं? इन्होंने बहुत हाई रेट पे फंडिंग करते थे ये लोग, छोटी छोटी चीज़ जैसे स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है। ये जितने पूनावाला फिनकॉर्प, बजाज फाइनेंस वगैरह इनकी इस सेगमेंट में बहुत ट्रेड करते हैं, और जितनी भी माइक्रो फाइनेंसिंग है ये सब लोग कोप करते हैं। इसके तहत इन्होंने हाई रेट पे फंडिंग करते हैं ये लोग, जिससे इनकी इंटरेस्ट इनकम बहुत बढ़ती है। और यही रीज़न था कि ये शेयर्स हाई पी पे ट्रेड कर रहे थे, कि इन्वेस्टर को लग रहा था कि इसमें भी वैल्यू अनलॉक होने वाली है, क्योंकि इतने हाई रेट पे ये जो फंडिंग कर रहे हैं ये इनकम में कन्वर्ट होती जाएगी, और ये इनका एक बेस अच्छा बन गया तो इनका एक जो लोन अमाउंट है वो बढ़ जाएगा और उससे इंटरेस्ट इनकम जो है बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन इसी बीच में पता चला कि जिन लोगों ने लोन लिया था दे आर नॉट एबल टू रीपे देयर लोन्स इन टाइम, दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग ह्यूज प्रोविजंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसलिए आप देखेंगे Q2 के रिजल्ट्स NBFC के अच्छे नहीं आए हैं। तो NBFC के लिए एसेट क्वालिटी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, और जो थर्ड क्वार्टर में भी इनको कहीं ना कहीं हिट करता नजर आ रहा है। चाइना ने एक स्टिमुलस पैकेज तो नहीं बोलेंगे उसको, हम इकोनॉमिक पैकेज बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने पर पर्सन के बेस पे एक इकोनॉमिक पैकेज निकाला है कि हम इतने येन पर पर्सन पे करेंगे ताकि वो अपनी कंजम्पशन रेट बढ़ा पाएँ। चाइना एक स्टिमुलेट पैकेज और लेके आने वाला है जो कि इस वीक में क्लैरिफाई होगा। तो जो CLSA की रिपोर्ट है कि FI विल मूव टू इंडिया फ्रॉम चाइना, वो उस स्टिमुलेट पैकेज कब आता है या कितना आता है इसके ऊपर डिपेंड करती है। मार्केट की अगर PE वगैरह को देखें और शेयर्स की जो अभी फ़िलहाल वैल्यू है Q2 की परफॉर्मेंस के बेस पे देखें तो 21,000 का एक लेवल ऐसा लगता है कि जहाँ पे आकर के मैक्सिमम कंपनी की PE ठीक हो जाएंगी, और वो एक लेवल लगता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है स्टार्ट चुनिंदा शेयर्स के साथ में, क्योंकि उससे पहले हमें नहीं लगता कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये जरूर है कि अप एंड डाउन थोड़ा बहुत चलेगा मार्केट में, कोशिश होकर काम करने की ज़रूरत है। और जिसके पास भी होल्डिंग है अगर उसका प्रॉफिट थोड़ा बहुत नज़र आने लगता है तो उसको अपने शेयर निकाल देने चाहिए, क्योंकि मार्केट में पैनिक हमें बढ़ता नज़र आ रहा है, ये घटता नज़र नहीं आ रहा है। भले ही मार्केट 200 EMA पे खड़ी है, बट 200 EMA कोई इंश्योरेंस नहीं है कि मार्केट अब यहाँ से बाउंस बैक करेगा ही करेगा। मे बी जिस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, अगर ये पैनिक में तब्दील हुआ तो 200 EMA भी तोड़ेगा, और 200 EMA तोड़ेगा तो मार्केट बहुत नीचे जा सकता है। मार्केट के एग्जैक्ट लेवल्स वगैरह के निकालने के लिए एक बार उसका जो लेवल्स वगैरह निकालने, कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, इसके लिए हम एक टेक्निकल चार्ट के बेस पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे भी, जो थोड़ी देर में पोस्ट हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारे सब पर्सनल व्यूज़ है इन न्यूज़ के बेस पे जो हमने आपसे शेयर की है। थैंक यू वेरी मच।